हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूएस जाना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी अपने फॉर्म फिल कर चुके हैं, DS-160 है और उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट बनाते हुए, आपका अकाउंट नहीं बन पा रहा है किसी भी वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। देखना, ये वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस टाइप के अपडेट्स के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं इस टाइप के अपडेट डालता रहता हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा उस फ्लाइट के बारे में जो अभी क्रैश हुई है 12 तारीख को, जो कि अहमदाबाद में हुई है। उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उन सब परिवारों को हिम्मत दे इस सदमे से बाहर निकलने के लिए, और यही कहूँगा कि ये ऐसी एक घटना है, एक ऐसा घाव है जिसे भूलना नामुमकिन है। उन परिवारों के लिए तो है ही है जो जिन्होंने अपने लोग उस फ्लाइट के अंदर खो दिए एक्सीडेंट में, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, पूरा देश बहुत बहुत ज़्यादा सदमे में है कि इतना बड़ा हादसा और इतने सारे लोग जिनको खो दिया है हमने। तो भगवान उन सब की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तो गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई होगी कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इस बारे में कुछ बोलना वैसे ठीक तो नहीं है कि हादसा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि उसमें क्या एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, ये लोग जब बोर्डिंग पास देने के नाम पे भी कितने पैसे खाते हैं, लोगों से रिश्वतें मांगते हैं, हरासमेंट करते हैं। क्या कुछ ध्यान ये सिक्योरिटी में क्यों नहीं लगा सकते अपना? तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। कितनी सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि एयरलाइंस ने हरासमेंट किया है, एयरलाइंस ने परेशान किया है, रिश्वत के लिए भी रिश्वत। अब जब लोगों ने टिकट्स बुक की हुई हैं, उसके बाद बोर्डिंग पास देने के नाम पे भी उनसे पैसे खाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सबको मालूम होती हैं, लेकिन कोई इनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन ऐसे नहीं है कि आप क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। तो अपनी सेफ्टी पर क्यों नहीं ध्यान देते ये लोग? अपनी ड्यूटी को क्यों ईमानदारी से नहीं करते हैं? जो ग्राउंड स्टाफ के लोग होते हैं या फिर जो दूसरे लोग होते हैं जो फ्लाइट से जुड़े होते हैं। तो बस इस बारे में ज़्यादा बात करना वैसे ठीक नहीं है, लेकिन ये गलत है, लोगों से पैसे खाना गलत है। आप लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूर स्टेप उठाएं और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हों। तो गाइस, मैं सबको यही बोलूँगा कि भगवान उन सब परिवारों को हिम्मत दे, हौसला दे इस सदमे से बाहर आने के लिए। तो गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है जो हमारा, वो रिलेटेड है यूज़र डिटेल मैच से। बहुत बार मैं ये तीसरी बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस टाइप से प्रॉब्लम आती है कि जब वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं यूएस पोर्टल पे, तब उनकी आईडी बन नहीं पाती है, जिस आईडी से वो फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट उठा सकें। DS-160 भरने के बाद जब आप पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप अपनी वीज़ा फीस पे कर सकें और आप इंटरव्यू के लिए प्रोसीड कर सकें, तो उस साइट पे आईडी बनना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। क्योंकि क्या होता है कि कुछ एजेंट्स होते हैं, वो आपकी आईडी पहले बना देते हैं, वो आपको आईडी नहीं देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आईडी पहले बना चुके हैं वो भूल जाते हैं कि हमने क्या आईडी बनाई थी या फिर कौन सा ईमेल यूज़ किया था। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है गाइस, और मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आपने सॉल्यूशन नहीं बताया। भाई, अगर मैं वही बात आ जाती है, अगर सॉल्यूशन बताते हैं तो भाई वही एजेंट लोगों ने आपको लूट लूट के खा जाना है।
ठीक है, सारे एजेंट ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है कि जो भी मुझसे फ़ोन पे बात करता है या फिर मुझे मैसेज करता है, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, सबको बताता भी हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं पहले भी बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व कर चुका हूँ। आप जो मेरे पहले के वीडियोज़ हैं जो इसी टॉपिक पे मैंने बनाए हुए हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। आज वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं वो नए वीडियोस देखकर मुझे पूछ रहे हैं कि सर आप ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। ज़्यादातर ये F1 वालों के, B1 B2 वालों के और C1D वालों के आ रहे हैं ज़्यादा। C1D वाले जो हैं उनको तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि अगर वो किसी कंपनी से अपना वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, उन्होंने आईडी बनाई है, उसके बाद में साल 2 साल बाद में वो कंपनी चेंज करते हैं कुछ है, तो पहले जो कंपनी ने आईडी बनाई होती है उनकी, तो वो लोग उनको आईडी के क्रेडेंशियल्स नहीं देते हैं, उनको भी याद नहीं रहता क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के अप्लाई करते हैं। और दूसरे हैं जो वो हैं स्टूडेंट, जो F1 के लिए अप्लाई करते हैं, J1 के लिए अप्लाई करते हैं। वो वैसे प्रॉब्लम ये सभी को ही आ जाती है अगर किसी ने पहले अकाउंट क्रिएट किया हो और उसको वो क्रेडेंशियल ना मालूम हो और वो दोबारा से फिर से नए सिरे से अकाउंट बना के फीस भर के अपने इंटरव्यू को देना चाह रहा हो, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने किसी एजेंट से अपना स्टूडेंट वीज़ा के लिए फ़ाइल अप्लाई की है, तो फिर वो अप्लाई करने के बाद या तो आपका प्लान चेंज होता है या फिर आप नहीं जा पाते हैं या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपको लगता है कि यार ये प्रोसीजर मुझे खुद से करना चाहिए या मुझे किसी और से करवाना चाहिए, तो फिर आईडी बनाने में सेम प्रॉब्लम आएगी, यूज़र डिटेल मैच वाली, क्योंकि आप नई आईडी बनाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पूछते हैं कि क्या है। अगर मैं सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पर सबको ही बता देता हूँ तो फिर से वही काम होगा कि जो एजेंट्स हैं, जो भी चलते फिरते एजेंट हैं जिनको 0% नॉलेज है कि पोर्टल कैसे बनता है, फॉर्म कैसे फिल होते हैं, वो लोग भी आपकी प्रोफाइल्स को ख़राब करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे टेक्स्ट में बात करते हैं या मुझे कॉल पे बात करते हैं तो मैं प्रॉपर बात करता हूँ। और हाँ, दूसरी बात ये भी है कि जब आपको भी इतनी बात समझनी चाहिए कि जो एजेंट या जो कंसल्टेंट आपकी आईडी ही नहीं बना पा रहा है भाई, वो आपका आगे का प्रोसेस करेगा कैसे। ये छोटी सी चीज़ें सोचने वाली बात है। उसके बावजूद भी आप लोग सोचते हैं कि हाँ इसका बड़ा ऑफिस है भाई, बस ये कर सकता है, ये हो जाएगा, और वो कहते हैं कि हाँ अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। भाई उनसे आईडिया ही क्रिएट नहीं हो रही है, तो वो आपका जो प्रोसीजर है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे वो लोग। तो गाइस, आप पढ़े लिखे हैं जो F1 के लिए जाना चाह रहे हैं या J1 के लिए या स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए या फिर आप स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, आप खुद पढ़े लिखे हो यार, आप भी इतनी बात तो समझते हो कि जो बंदा आईडी नहीं बना पा रहा है वो आपका प्रोसीजर कैसे करेगा यार। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और सबको यही बोलूँगा कि प्रोसेस अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कीजिए, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपया बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम लाखों रुपए का नहीं है भाई। तो आप खुद से भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि प्रोसेस किस टाइप से करना है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ मालूम है। ये अभी मुझे पता तो ये लगेगा ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको आपको जवाब दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो तो मुझे बात नहीं पता लगेगा ना जब आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो ये बात की बात है। लेकिन सबसे जो अभी मेन टॉपिक है वो यही है कि जो यूज़र डिटेल मैच वाला जो आपको एरर बोल सकते हैं, या फिर आप ड्यूरिंग द प्रोसेस आप वहाँ पर आकर अटक जाते हैं, तो आप लोग उनसे बाहर आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। और गाइस, रही बात अपॉइंटमेंट्स की, अपॉइंटमेंट्स भाई बहुत ही कम आ रही हैं अभी, बहुत ही कम अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, ना के बराबर आप कह सकते हैं। आप कैलेंडर जब मर्जी देख लो खाली होता है। और अगर आपको 1-2 अपॉइंटमेंट दिख भी जाती है, आप OFC बुक करते हैं, OFC बुक करने के बाद जब आप काउंसलर की तरफ जाते हैं तो काउंसलर पे आपको शो करता है नो स्लॉट्स अवेलेबल। अभी लोग ये पूछ रहे हैं कि आपको नो स्लॉट्स अवेलेबल भी क्यों शो हो रहा है हम लोगों को।
तो भाई उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि आपको OFC के स्लॉट दिख जाते हैं। OFC बोले तो फिंगरप्रिंट, जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं तो उसको OFC बोलते हैं। OFC में जो फिंगरप्रिंट हैं आपके वो होते हैं, और काउंसलर में आपका इंटरव्यू होता है। और जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए यानी OFC के लिए आप अपॉइंटमेंट उठा लेते हो, उसके बाद में जब आप काउंसलर पे जाते हो तो आपको नो स्लॉट अवेलेबल किन किन कारणों से होता है वो भी मैं बताता हूँ। पहला कारण तो ये है कि जब आप काउंसलर पेज तक पहुँचे उससे पहले काउंसलर वाले स्लॉट थे वो उठ चुके थे, अभी कोई स्लॉट नहीं बचा है, इसलिए आपको वो शो होता है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपकी वीज़ा कैटेगरी से वो अलग हैं वो स्लॉट्स, तो कई बार वो भी हो जाता है कि आपको OFC के स्लॉट दिख जाएंगे, लेकिन जब आप काउंसलर पर जाएंगे तो आपकी जो वीज़ा कैटेगरी है उसके जो स्लॉट्स होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है। और इसमें ये पॉसिबल भी है कि मान लो कि पहले उन्होंने OFC के स्लॉट बुक किए, अभी वो काउंसलर के अपडेट कर रहे हैं स्लॉट, इतना आप OFC का उठा के वहाँ पर जाते हैं, इतना स्लॉट अपडेट नहीं होता, इतना वो फिर वो काउंसलर पेज पे अटक जाएगा। तो बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने किस लिए बनाया। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है यूज़र डिटेल मैच वाली, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे को डायरेक्ट कॉल मत कीजिए यार, मैं पहले बोल चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं ऑलरेडी टाइम दे चुका होता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा होता हूँ, और आप बीच में कॉल करते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता। मुझे यही नहीं पता होता कि आप किस रिगार्डिंग बात करना चाहते हो, आप क्या पूछना चाहते हो, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कॉल मैं बीच में, जिसको मैंने ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है उसका मैं कॉल काट के आपका कॉल मैं कैसे उठाऊंगा। इसलिए अगर आप मुझे टेक्स्ट पहले करते हैं तो मैं आपको टाइम बताता हूँ कितने टाइम पे मुझे कॉल कर देना, आप मुझे उतने बजे कॉल करेंगे तो मैं आपको जवाब भी दूंगा, कॉल भी उठाऊंगा और बात भी करूंगा। वैसे मैं सबसे बात करता हूँ, सभी के मैं टेक्स्ट के रिप्लाई भी करता हूँ, और ये सबको पता है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे बोल सकता है कि सर हमने आपको टेक्स्ट किया था और आपने हमें रिप्लाई नहीं किया, या फिर सर हमने आपको आपके दिए हुए टाइम पे कॉल किया था, आपने कॉल रिसीव नहीं किया। कोई भी एक भी सिंगल भी बंदा ऐसा नहीं होगा। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये वीडियो था यूज़र डिटेल मैच से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, मैं बता दूंगा आप मुझे इतने बजे कॉल कर लीजिए, तो फिर हम बात कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे होगा, कैसे करना है। ठीक है। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं फिर से आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ उन लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो भगवान से कि उन लोगों के परिवारों को हिम्मत मिले इस सदमे से बाहर निकलने के लिए, जिन परिवारों ने अपने लोग खो दिए हैं इस फ्लाइट एक्सीडेंट में। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।